आज हम लोग फिजिक्स में एक नए आर्टिकल को स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो उस आर्टिकल का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, अंग्रेजी में इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। समांतर मीन्स पैरेलल, प्लेट और संधारित्र के लिए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, इसको हम शॉर्ट में PPC भी लिखते हैं शॉर्टकट में। तो अगर आप पूरा समांतर प्लेट संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलना नहीं चाहते हैं तो आप चाहें तो आप PPC बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। जैसे हम पिछली क्लासेस में लगातार बात कर रहे हैं कि संधारित्र एक सिंपल सा कंडक्टर होता है। संधारित्र एक सिंपल सा कंडक्टर ही होता है, लेकिन हमने लास्ट क्लास में ये भी बताया कि अगर हम सिंपल से कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करते हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो पाता है, अर्थात उसका जो कैपेसिटेंस होता है, उसकी जो धारिता होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन हम हमेशा से यही चाहते हैं कि हमारे पास जो भी कैपेसिटर हो, जो भी कंडक्टर हो, जो भी संधारित्र हो, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलेगी। अगर हम कम चार्ज स्टोर कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको कम मिलेगी। अगर हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे तो हमको उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। तो हम हमेशा से हमारा थर्स्ट यही रहता है कि एक ऐसा कैपेसिटर मिले, एक ऐसा कंडक्टर बने जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो हमें उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पा सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये एक कैपेसिटर बनाया जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र में होता ये है कि इसमें दो समांतर प्लेट्स होती हैं, दो समांतर प्लेट्स। यहां पर मैं बनाता हूं, आप ध्यान से देखें। इसमें दो समांतर प्लेट्स होंगी, एक ये प्लेट ऐसे होगी और एक दूसरी प्लेट इधर, मैंने बोला समांतर प्लेट होगी तो ये उसके पैरेलल दूसरी प्लेट इस तरह से, ठीक है। ये प्लेट्स भले ही सामने से देखने से आपको पता नहीं कैसे दिख रही होगी, लेकिन ये प्लेट्स ऐसी होती हैं, ऐसे फ्लैट प्लेट्स, बिल्कुल मेटल की बनी हुई। और दो प्लेट्स लेते हैं, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। आप ऐसा देखोगे इसको करके तो आपको फ्लैट मिलेगी ये मेटल की प्लेट। हम इसको ऐसा रखते हैं एक दूसरे के आमने सामने समांतर, इसीलिए जब भी आप फिगर में देखोगे बुक्स में कहीं पर भी तो ये आपको एक लाइन जैसी दिखती है, बस क्योंकि आप साइड से देख रहे हो। अगर आप इसको सामने से देखोगे तो ये प्लेट्स जैसी आपको दिखाई देंगी, ओके। लेकिन ये प्लेट्स होती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है आपको ये बताने की कि प्लेट्स जैसी होती हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो दो प्लेट होती हैं आमने सामने एक दूसरे के समांतर रखते हैं। इसके बाद इसमें से एक प्लेट जो होती है उस प्लेट से हम चार्ज देते हैं इसको। भाई आप कैपेसिटर क्यों बना रहे हैं, चार्ज स्टोर करना है ना आपको, तो किसी न किसी एक प्लेट से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो हम कोई भी एक प्लेट ले लो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि किस प्लेट से आप चार्ज देना है, किसी भी एक प्लेट से हम चार्ज उसको प्रोवाइड करते हैं। मान लिया कि ये वो प्लेट है जिससे हम उसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे, देंगे। क्यों चार्ज देंगे हम इसको, जब हम इसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज जो होगा वो ऐसे प्लेट्स लगी हुई हैं और यहां से हमने इसको चार्ज दिया तो चार्ज, क्योंकि सारे के सारे चार्ज सेम चार्ज हैं, वो सब एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो ये प्रतिकर्षित करते करते एक दूसरे से रिपेल होते होते कहाँ जाना चाहते हैं, बहुत दूर जाना चाहते हैं।
तो जैसे हम इस प्लेट से चार्ज दें, इस वाले कंडक्टर से चार्ज देंगे इसको, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए बहुत दूर जाना चाहते हैं, तो ये दूर जाना है, कहाँ चले जाएंगे? तो आंसर है ये यहां पर आ जाएंगे। जितना दूर ये जा सकते हैं उतना दूर चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये चार्जेस यहां पर आ गए। ओके, अब इसके आगे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसके आगे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है। इसके आगे यहां पर अगर कुछ है तो वो है एयर, और एयर में से चल के चार्ज नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एयर चार्जेस के लिए एक गुड इंसुलेटर का काम करता है, अच्छे कुचालक का काम करता है, इसलिए एयर अपने अंदर से चार्ज को चलने के लिए अलाउ नहीं करती, तो चार्ज अब आगे नहीं जा सकता। लेकिन बिकॉज दीज आर ऑल सेम चार्जेस, इसलिए वे सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करते करते वो बहुत दूर जाना चाहते हैं, तो जहां तक वो जा सकते हैं वहां तक आ जाते हैं, और यहां पर आके बॉर्डर पे प्लेट की ऐसे खड़े हो जाते हैं। जैसे ये प्लेट है तो सब यहां पर आकर के ऐसा खड़े हो जाएंगे चार्जेस, इससे दूर नहीं जा सकते, बिकॉज देयर इज एयर एंड एयर इज अ गुड इंसुलेटर फॉर द चार्जेस, तो वो अलाउ नहीं करती चार्ज को चलने के लिए। तो ये चार्जेस यहां पर ऐसा आ गए, रहने देते हैं इसको। ओके, अब ये तो चार्जेस यहां से आ गए। अब ये दूसरी प्लेट जो है ना, इस प्लेट को हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी मेटल प्लेट है। अभी इसका नेट चार्ज कितना है? 0। अगर इसका नेट चार्ज 0 है तो जब ये प्लस यहां पर आ जाएंगे, और ये थोड़ी दूर पर दूसरी प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो ये सारे के सारे प्लस क्या करेंगे, इस प्लेट का नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 होने का मतलब है इसके पास जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही इसके पास कैसे चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये जो प्लस यहां पर आ गए हैं, ये प्लस प्रेरण के द्वारा, ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण की घटना आपने पढ़ी है कि जब एक अनावेशित पिंड के पास कोई आवेशित पिंड लाते हैं तो अनावेशित पिंड में आवेशों का ध्रुवण हो जाता है, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर अब ये इसमें तो चार्जेस हैं, इसमें तो चार्जेस नहीं है, तो ये चार्जेस क्या करेंगे, इस बॉडी के, इस प्लेट के सारे माइनस अपनी ओर खींच लेगी। माइनस 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 माइनस, समझ रहे हैं? और जो इस दूसरी प्लेट के पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनको ये प्लस रिपेल करके ऐसा दूर भगा देंगे, और दूर भगा देंगे तो कहां तक चले जाएंगे, ये प्लेट की दूसरी साइड पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। क्यों? और दूर क्यों नहीं जा सकते? फिर से वही आंसर, और दूर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहां सब जगह क्या है, एयर, और एयर चार्ज को चलना अलाउ नहीं करती। एयर चार्जेस के लिए एक कुचालक की तरह काम करती है। ठीक है, तो यहां पर इस प्लेट में चार्जेस का क्या हो गया, पोलराइजेशन, ध्रुवण हो गया। अब हम क्या करते हैं, संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में पहली प्लेट में हम एक कंडक्टर लगाते हैं जिससे हम चार्ज देते हैं, और दूसरी प्लेट जो होती है इसको हम, इसकी जो दूसरी प्लेट है इसको हम अर्थ कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, अर्थात उसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये हमने इसको कर दिया अर्थ। अर्थ करना को साइंस की भाषा में बॉडी करना भी बोलते हैं। अगर कोई ये कहता है कि हमने दूसरी प्लेट को बॉडी कर दिया, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि उसने, ही हैज कनेक्टेड सेकेंड प्लेट टू द अर्थ। ओके, उसने दूसरी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, ये आपको समझ जाना है। जैसे ही आप दूसरी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करोगे, होगा ये, यहां पर सब कैसे चार्जेस हैं, प्लस। इंडक्शन में आपने पढ़ा था, इन प्लस ने इन माइनस को खींचा है, तो ये सारे के सारे माइनस बाउंड चार्जेस हैं, बाउंड चार्जेस, और प्लस को रिपेल करके दूर कर दिया है, तो ये सारे के सारे चार्जेस कैसे चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस। ये फ्री चार्जेस हैं, कोई भी कंडक्टर लगाओगे ये उस कंडक्टर में से होकर चले जाएंगे, पर इनको तो नहीं खींच सकते ना। आप याद करिए, सबसे पहले लेसन में हमने ये पढ़ा था, जब हम ये पढ़ रहे थे कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज कितने तरीके से कर सकते हैं,
तो वहां पर हमने आपको बताया कि हम किसी भी बॉडी को 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं, और उनमें से एक तरीका इंडक्शन का भी था। बात समझ में आई? तो एक तरीका ये इंडक्शन का था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वाले चार्जेस बाउंड चार्जेस, ये फ्री चार्जेस। जैसे ही आप दूसरी प्लेट में ये कंडक्टर लगाओगे, अर्थ से जोड़ोगे, तो ये चार्जेस तो नहीं जा सकते बिकॉज दीज आर बाउंड चार्जेस, बट दीज चार्जेस आर रेडी टू गो। ये चार्जेस फ्री चार्जेस हैं, इसलिए ये जाने के लिए पहले से ही तैयार हैं। तो ये क्या होंगे? सारे के सारे चार्जेस इस कंडक्टर में से होकर अर्थ पे चले जाएंगे। बात समझ में आई? क्योंकि ये फ्री है, तो जैसे ही कंडक्टर हम कनेक्ट करेंगे, ये इस कंडक्टर में से होकर अर्थ पे चले जाएंगे। या आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये प्लस चार्ज है, और हमने बोला कि जैसे ही कंडक्टर हम कनेक्ट करेंगे, ये सारे के सारे प्लस कंडक्टर में से होकर अर्थ में चले जाएंगे। आप ऑब्जेक्शन ये कर सकते हैं कि हमको तो ये सिखाया गया है कि प्लस चलता नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में काफ़ी वजनदार होते हैं, बहुत भारी होते हैं, 1837 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज तो चलता नहीं है, फिर कैसे हो सकता है कि सारा का सारा प्लस कंडक्टर में से चल के अर्थ में चला जाएगा? तो आंसर है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्लस वाकई में नहीं चलता, प्लस वाकई में नहीं चलता, रियली प्लस इज नॉट मूविंग। तो फिर एक्चुअल प्रैक्टिस में होता ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, ये चलते नहीं है, कंडक्टर में से नहीं जाते। एक्चुअल प्रैक्टिस में होता ये है कि ये सारे के सारे प्लस मिल करके अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं। अब यहां पर कितने पॉजिटिव हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अर्थ में से क्या करते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं। जैसे ही अर्थ में से 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एक एक पॉजिटिव चार्ज एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे बड़ी जल्दी ये चार्ज यहां पर आपको दिखना बंद हो जाएगा। दूसरी प्लेट के बाहर साइड पे कोई चार्ज नहीं बचेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो प्लेट के दूसरी तरफ चार्जेस होंगे उनको वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये होता है। कहने को हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे प्लस इस कंडक्टर में से होकर अर्थ पे चले गए, ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि साइंस में ये भाषा हमको समझ में बड़ी आसानी से आती है। बात समझ में आई? और साइंस में जो चीज़ हमको समझ में आसानी से आती है, साइंस क्या करते हैं, साइंस हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम अपने कामों को, हम अपनी चीज़ों को बड़ा इजी बनाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू मेक इजी एंड ईजी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसलिए अगर हमको ये आसान लगता है कि सारे के सारे प्लस पृथ्वी पर चले जाते हैं, वो भी सही है। अगर हमको ये सही लगता है कि सारे के सारे प्लस मिल करके अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, अगर ये आप लिखते हो, ये भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं बार बार बोलूंगा एक्चुअली क्या होता है, सच में क्या होता है। तो सच में इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, प्लस जाते नहीं है। ओके, आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई। ठीक, तो ये जो पूरा सिस्टम तैयार होता है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब आप चाहें तो समांतर प्लेट संधारित्र को यहां से परिभाषा बना सकते हैं। क्या परिभाषा बनेगी? जो आपको दिखा वही डेफिनेशन बना दो, मत परेशान हो कि बुक क्या लिखती है। आपने जो समझा, आपके दिमाग में इसके बारे में, इसको लेकर के जो बातें आई, उनको आप लिखकर डेफिनेशन तैयार करिए। मेरे दिमाग में क्या आया मैं आपको बताता हूं। मेरे दिमाग में तो ये आया कि समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर तथा विपरीत आवेशित, आप देखें बेटा, इसमें प्लस आवेश है तो इसमें कैसा आवेश है, इसमें माइनस आवेश है। यहां से सारा प्लस जब आ जाएगा तो ये रास्ते पर कोई प्लस नहीं बचेगा, इसको अभी हम यहां से हटा देते हैं। हमने इसको चार्ज दे दिया, वो चार्ज यहां पर आ गया प्लेट में। ओके, आप डेफिनेशन में फिर से आइए। समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटें लगी हैं,
दोनों कैसी हैं? समांतर हैं और विपरीत आवेशित भी हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो एक नेगेटिवली चार्ज्ड है। समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर तथा विपरीत आवेशित धातु की प्लेटों का एक ऐसा युग्म होता है जिसमें से एक प्लेट से हम चार्ज देते हैं या चार्ज स्टोर करते हैं तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। बस ये इसकी डेफिनेशन। आप कभी भी समांतर प्लेट संधारित्र की बना सकते हो। एक बार फिर से देख लो, मैं आपको रिवाइज करा दूं और इसके बाद हम इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो समांतर तथा विपरीत आवेशित प्लेटों का एक ऐसा युग्म है जिस पे एक प्लेट पर हम चार्ज देते हैं तथा दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बस ये डेफिनेशन आप बना सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं इसके डेफिनेशन को, आप भी नोट कर लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र धातु की समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो समांतर तथा विपरीत आवेशित धातु की दो समांतर तथा विपरीत आवेशित प्लेटों का एक ऐसा युग्म होता है जिसकी एक प्लेट पर हम आवेश देते हैं, जिसकी एक प्लेट पर हम आवेश देते हैं तथा दूसरी प्लेट जो कि पहली प्लेट का सपोर्ट करती है तथा दूसरी प्लेट जो कि पहली प्लेट का सपोर्ट करती है को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बस ये डेफिनेशन हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की। आप देखें, समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो समांतर तथा विपरीत आवेशित प्लेटों का एक ऐसा युग्म होता है जिसकी एक प्लेट पर हम आवेश देते हैं जिसकी एक प्लेट पर हम आवेश देते हैं तथा दूसरी प्लेट जो कि पहली प्लेट का सपोर्ट करती है। हमने ऐसा क्यों बोला कि दूसरी प्लेट पहली प्लेट का सपोर्ट करती है, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, आएंगे हम इस बात पर भी, बताएंगे आपको। प्लेट का सपोर्ट करती है को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ठीक, ये समांतर प्लेट संधारित्र होता है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें आप सभी बच्चों को याद रखना है। ध्यान से देखिए, पहली चीज तो ये कि जरा गौर कीजिए, जब इस प्लेट में आपने देखा था कि इस प्लेट के इस तरफ कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इस प्लेट के दूसरी साइड में कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। लेकिन जैसे ही हमने दूसरी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट किया, वो सारे के सारे पॉजिटिव अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींचकर क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, दिखना बंद हो गए। इस प्लेट के बारे में देखिए,
इसमें इधर की तरफ कौन से चार्जेस हैं? प्लस। क्लियर? इधर की तरफ कौन से चार्जेस इस पे आएंगे बताइए। इस प्लेट में हमने कितने चार्ज दिए हैं? प्लस चार्ज दिए, +7 चार्जेस, वो चार्ज यहां है। इधर की तरफ प्लेट में कौन से चार्जेस आएंगे? आप सभी बच्चों को यह लालच लग रहा होगा कि हम बोल दें कि इधर की तरफ इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव चार्ज? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्लेट के इस साइड में अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो प्लेट के इधर साइड में नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। क्यों आएंगे नेगेटिव चार्जेस? आप ये सोचिए। मैं आपको बता दूं, इधर कोई चार्ज नहीं आएगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ चार्ज आएगा ही नहीं इधर। क्यों नहीं आएगा? अब थोड़ा सा इस बात को समझिए। इस प्लेट में इधर माइनस और इधर प्लस क्यों आया था? इस प्लेट में इधर माइनस इधर प्लस इसलिए आया था क्योंकि इसमें इंडक्शन हुआ था, प्रेरण हुआ था। क्या इस प्लेट में प्रेरण हुआ है क्या? आंसर इज नो। इस प्लेट में प्रेरण नहीं हुआ है। प्रेरण होता तो एक तरफ प्लस आते, पोलराइजेशन होता चार्जेस का, लेकिन प्रेरण इसमें नहीं हुआ, प्रेरण तो इसमें हुआ है, इसलिए इस प्लेट में एक तरफ प्लस आएंगे। दूसरी चीज, जब ये प्लेट है, चार्ज देने से पहले इसका नेट चार्ज कितना था? 0। आपने यहां से चार्ज दिए, कितने चार्जेस दिए? 7 पॉजिटिव चार्जेस आपने दिए, तो वही तो 7 पॉजिटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं। इधर आने की क्या जरूरत है उनको? समझ आ रही है बात? दो तरह से हमने आपको समझाया। देखिए, पहली क्या चीज बताई, कोई भी आपको इस तरीके से कंफ्यूज करने का प्रयास करे, आपको बिल्कुल से कंफ्यूज नहीं होना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जिस प्लेट पर आप चार्ज देते हैं उस पर अगर इधर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं तो प्लेट के इधर की तरफ कौन से चार्जेस आएंगे? तो आप बिल्कुल लालच मत करिए कि हम बोल दें नेगेटिव चार्जेस आएंगे। नो, इधर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्लेट में एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस तो तब होते हैं जब प्रेरण की घटना होती है ना। तो इस प्लेट में इंडक्शन हुआ है, इस प्लेट में इंडक्शन नहीं हुआ, इस प्लेट में तो कंडक्शन हुआ है। इंडक्शन नहीं हुआ इसलिए प्लस रहेंगे, इधर कोई माइनस नहीं आएगा। अगर ऐसे भी आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको मैंने बताया कि क्या इस प्लेट में जब आपने चार्ज नहीं दिए थे तो नेट चार्ज प्लेट का कितना था? 0। फिर आपने यहां से कितने चार्जेस इसको दे दिए? 7 पॉजिटिव चार्जेस आपने दे दिए इसको। अब 7 पॉजिटिव चार्जेस आपने दे दिए तो वही तो 7 पॉजिटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं। यहां पर किसी को आने की क्या जरूरत है भाई? तो इस प्लेट में यहां कोई चार्ज नहीं आएगा। दूसरी चीज, इधर वाली प्लेट पर भी देखो, इधर वाली प्लेट पर इस साइड में, अंदर की साइड में नेगेटिव चार्जेस थे, बाहर की साइड में प्लस आए थे, लेकिन जैसे ही हमने अर्थ से कनेक्ट किया वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस अर्थ पर चले गए या उन्होंने नेगेटिव खींच करके न्यूट्रलाइज हो गए एक दूसरे से। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि समांतर प्लेट संधारित्र में ना तो इधर बाहर कोई चार्ज है ना तो इधर बाहर कोई चार्ज है, तो समांतर प्लेट संधारित्र में चार्ज रहता कहां है? प्लेट्स के अंदर की तरफ रहता है, बाहर की तरफ रहता है, या दोनों तरफ रहता है? बताइए। तो आंसर है समांतर प्लेट संधारित्र में टोटल चार्ज, जितना भी चार्ज जहां पर भी होगा वो हमेशा अंदर की तरफ रहता है। आप देखो, इधर भी प्लेट के अंदर की साइड में है, इधर भी प्लेट के अंदर की तरफ है। कोई भी चार्ज कभी भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है, इसे सभी बच्चों को याद रखना है। क्या पॉइंट है? कि समांतर प्लेट संधारित्र में आवेश सदैव संधारित्र के अंदर की ओर रहता है, प्लेट्स के अंदर की ओर रहता है। इसको हम यहां पर नोट कर देते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में आवेश सदैव अंदर होता है।
आप हमेशा याद रखें, कभी भी चार्ज बाहर नहीं होगा प्लेट्स से। ये एक तो पॉइंट आप सभी बच्चों को अच्छे से याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज, आपने इसको कितना चार्ज दिया है? Q चार्ज दिया हुआ है। अगर यहां पर 7 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये 7 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इन्होंने इस प्लेट से 7 माइनस चार्जेस अट्रैक्ट कर लिए। इस प्लेट पर कितने चार्जेस हो गए? -7 चार्जेस। या अगर इस पर हमने Q चार्ज स्टोर किया है, तो यहां से इंडक्शन के द्वारा कितने चार्जेस यहां सामने खड़े हो गए? -Q। अब अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि आप मुझे ये बताइए कि इस संधारित्र में टोटल कितना चार्ज स्टोर हुआ? इस कैपेसिटर में आपने टोटल कितना चार्ज स्टोर किया? देखिए, इस प्लेट के पास +Q है, इस प्लेट के पास -Q है, तो आप बताइए आपने इसमें टोटल कितना चार्ज स्टोर किया? आंसर है, हमने संधारित्र में टोटल नेट Q चार्ज स्टोर किया है। Q चार्ज। अब हो सकता है ये सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ हो। क्यों? क्योंकि आपको तो ये लग रहा था कि इस प्लेट पर पॉजिटिव Q चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव Q चार्ज है, दोनों को जोड़ करके हम बता दें कि समांतर प्लेट संधारित्र में 0 चार्ज स्टोर हुआ। आप खुद सोचिए बेटा, अगर समांतर प्लेट संधारित्र आप बना ही क्यों रहे हैं? चार्ज को स्टोर करने के लिए। समझ आ रहा है? सिंपल कंडक्टर में चार्ज ज्यादा स्टोर हम नहीं कर पाए, इसलिए तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। अब अगर आप ये कह दोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में हमने 0 चार्ज स्टोर किया, तो फायदा ही क्या है बनाने का? चार्ज स्टोर ही नहीं हुआ इसका मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है। समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट पर +Q और दूसरे प्लेट पर -Q को देखकर बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइए कि समांतर प्लेट संधारित्र में हमने 0 चार्ज स्टोर किया है। गलत। आपने समांतर प्लेट संधारित्र में 0 चार्ज स्टोर नहीं किया। एक्चुअली आपने समांतर प्लेट संधारित्र में +Q चार्ज स्टोर किया है। Q चार्ज स्टोर किया है। क्यों? आप देखिए ध्यान से, ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज आपने दिया था, दिया? कितना चार्ज आपने दिया? Q। ये चार्ज आपने दिया है क्या? ये एक बर्तन है, इस बर्तन में आपने ये वाला चार्ज भरा, उसमें ये चार्ज आपने दिया था क्या? आंसर इज नो। ये चार्ज तो इंडक्शन की वजह से यहां पर आकर के खड़ा हो गया है। ये चार्ज आपने नहीं भरा, ये इंडक्शन की वजह से यहां पर आ गया। इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र में कितना चार्ज स्टोर किया आपने? आपने केवल ये वाला चार्ज स्टोर किया है, ये चार्ज स्टोर नहीं किया है आपने। बड़ा सिंपल है। आप खुद सोचिए, कि आपने अपनी टंकी में, घर में एक टंकी आपने बनाई, उस टंकी में आपने गेहूं को स्टोर कर दिया, 50 किलो गेहूं आपने स्टोर कर दिया, आपने बंद करके रखा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से, नमी की वजह से उसमें जूं पड़ गई। समझ आया? अब जूं पड़ गई और उसका वजन हो गया बढ़ करके 52 किलो, क्योंकि 2 किलो जूं पड़ गई उसमें। अब अगर 2 किलो जूं पड़ गई है, आप खुद सोचिए बेटा, तो क्या आप ये कहने लगोगे कि हमारी टंकी में 52 किलो गेहूं है? गलत है ना ये तो। आपने कितना गेहूं स्टोर किया है? आपने 50 किलो गेहूं स्टोर किया है, तो आप तो यही कहोगे ना कि हमने 50 किलो गेहूं स्टोर किया है। 2 किलो जूं जोड़कर तो नहीं बता दोगे ना। इसलिए प्लीज याद रखें, ये इंडक्शन फिनोमिना, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना, पॉजिटिव को रिपेल करना, ये सब इस कैपेसिटर का अपना इंटरनल मामला है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने तो सिर्फ इस संधारित्र में ये वाला चार्ज स्टोर किया है, ये वाला चार्ज हमने नहीं दिया है। इसलिए आपको याद रखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र पर कितना चार्ज स्टोर हुआ। आंसर है Q चार्ज स्टोर हुआ। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो समांतर प्लेट संधारित्र पे उतना ही चार्ज स्टोर होता है जितना एक प्लेट पर होता है, और एक प्लेट पर कितना चार्ज है? Q। इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र पे कितना चार्ज स्टोर हुआ? Q। याद रहेगा सभी बच्चों को? ठीक है, ओके। इस पॉइंट को भी हम नोट कर लेते हैं जरा।
समांतर प्लेट संधारित्र में उतना ही आवेश स्टोर होता है जो कि उसकी एक प्लेट पर होता है, जो कि उसकी एक प्लेट पर होता है। ठीक है, ओके। तो ये भी एक चीज याद रखनी है। पहली चीज क्या थी कि समांतर प्लेट संधारित्र में आवेश हमेशा अंदर की तरफ होता है, बाहर में कोई आवेश नहीं होता, दोनों तरफ भी नहीं होता। समांतर प्लेट संधारित्र में उतना ही आवेश स्टोर होता है जो कि उसकी एक प्लेट पर होता है। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र में कितना आवेश स्टोर हुआ? प्लस क्यू, क्यू स्टोर हुआ, या दोनों को जोड़कर 2Q स्टोर हुआ, या 0 चार्ज स्टोर हुआ। आंसर है जितना उसकी एक प्लेट पर होगा। और एक प्लेट पर चार्ज कितना है? Q। भले ही उसका नेचर एक का प्लस क्यू है, एक का माइनस क्यू है, वो अलग बात है, लेकिन जितना एक प्लेट पर चार्ज है बस उतना चार्ज उसमें स्टोर हुआ। तो ये हुआ समांतर प्लेट संधारित्र और उससे जुड़ी हुई एक दो चीजें। अब समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में और आगे चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र का एक तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक उसका शेप है। मैं आपको बताऊं, समांतर प्लेट संधारित्र डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में आपने क्या देखा? दो प्लेटें ली, आमने सामने रख दिया, एक प्लेट में चार्ज देते हैं और दूसरी प्लेट को अर्थ कर देते हैं। यही तो करना है हमको, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, ऐसी दो प्लेट्स हमने ली, आमने सामने रखा और इन प्लेट्स को ऐसा गोल घुमा दिया हमने, पूरा ऐसा गोला। तो एक प्लेट अंदर और एक प्लेट ऐसा बाहर। जैसे दो फुटबॉल लीजिए आप, एक बॉल ले लीजिए छोटी सी और एक फुटबॉल ले लीजिए, दोनों को ऐसे रखिए ताकि दोनों के सरफेस एक दूसरे के कैसे रहे? समांतर। अभी भी तो दोनों प्लेट समांतर रहेंगी। तो अगर हम धातु की दो प्लेटें बनाएं और वो प्लेटें गोलाकार बना लें, एक छोटा गोला बनाएं, एक उसी के ऊपर बड़ा गोला बनाएं, तो भी तो उनकी दोनों की सरफेसेस आपस में सब पैरेलल रहेंगी। फिर उनमें से एक प्लेट को हम क्या कर देंगे? चार्ज देंगे और दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, तो ये भी तो एक संधारित्र बन जाएगा। अब क्योंकि इसकी प्लेटों का साइज गोलाकार है, शेप जो होगा, शेप वो गोलाकार है, इसलिए हम बोलेंगे गोलीय संधारित्र। बस इतनी सी चीज है। ऐसा ही हम एक काम और कर सकते हैं। एक ऐसा हम सिलेंडर लेंगे, पाइप, एक हमने पतला सा पाइप लिया, फिर उसके ऊपर एक मोटा सा पाइप लगाया, बड़े व्यास का पाइप, एक छोटे डायमीटर वाला पाइप, फिर उसके ऊपर एक बड़े डायमीटर वाला पाइप ऐसा रख दिया। उनकी भी सतहें दोनों की एक दूसरे से ऐसे समांतर रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, पूरा ऐसा। फिर उनमें से एक पाइप को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे और एक पाइप में हम क्या करेंगे? चार्ज दे देंगे, ठीक है। और इस तरीके से वो भी एक संधारित्र बन जाएगा। अब क्योंकि उसका जो शेप होगा वो बेलन के आकार का है, इसलिए हम उसका नाम क्या रख देंगे? बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं कि डिफरेंट शेप्स ऑफ कैपेसिटर, डिफरेंट शेप्स ऑफ different shapes of parallel plate capacitor, different shapes of parallel plate capacitor, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र के विभिन्न शेप देखेंगे, विभिन्न आकृतियां हम उसकी देखेंगे। तो पहला हम कौन सा बनाने चल रहे हैं? पहला हम देखेंगे जो गोलीय संधारित्र होगा, गोलीय संधारित्र, इसको अंग्रेजी में स्फेरिकल कैपेसिटर बोला जाता है, गोलीय संधारित्र,
ठीक, कैसा होगा ये? इसमें दो स्फीयर बनाएंगे, एक ये स्फीयर और एक ये स्फीयर बना देंगे। दोनों मेटल के बने होंगे। ऊपर वाले स्फीयर पे कहीं भी एक छोटी सी जगह पर पंक्चर कर देंगे और इस पे कॉर्क लगा देंगे। अब यहां से एक कंडक्टर ले जाएंगे और इस कॉर्क में से गुजार के इसको टच करा देंगे। ठीक है, और इसमें दो प्लेटें हो गई, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट, दोनों पैरेलल होंगे। एक प्लेट को हमको क्या करना है? आवेश देना है और दूसरे प्लेट को हमको अर्थ कर देना है। तो ये वाली जो प्लेट है इसको हम अर्थ कर देंगे। ठीक, ये देखिए हमने इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया भाई, तो ये हमने इसको अर्थ कर दिया। अर्थ कर दिया, या हम बोल सकते हैं कि हमने इसको बॉडी कर दिया, और इससे हम इसको चार्ज देते हैं। तो जब ये चार्ज सीधे कहां जाएगा? देखो यहां पर इस बाहर वाले गोले में एक छोटा सा पंक्चर करके इसमें ये रबर लगाई गई थी, कॉर्क लगाया गया था। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कॉर्क ना लगाते और इसी को ऐसा पंक्चर करके इसमें से सब तार निकाल देते, तो जब हम चार्ज देते तो बाहर वाले गोले पर ही रह जाता, यहां पर फैल जाता। ऐसे है तो ये तार से चार्ज जाएगा, लेकिन ये कंडक्टर कहीं पर भी बाहर वाले गोले को टच नहीं करता। इसलिए जो भी चार्ज सीधे अंदर वाले स्फीयर पे जाएगा और जाकर उसके आउटर सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस तरह से। और प्रेरण की वजह से ये अंदर वाली सतह से नेगेटिव चार्जेस क्या करेगा? खींचेगा बाहर वाले गोले से। बाहर वाले गोले से नेगेटिव चार्जेस खींचेगा और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। तो रिपेल हो करके वो सारे चार्जेस गोले की बाहरी सतह पर खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही पृथ्वी से जोड़ेंगे तो सब इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाल खींच करके, और बाहर का जो पॉजिटिव होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक संधारित्र बना। आप देखिए इसमें दो प्लेट्स हैं, एक अंदर प्लेट है, एक बाहर प्लेट है। दोनों समांतर प्लेट्स हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोलीय संधारित्र, क्योंकि गोले के आकार का है तो गोलीय संधारित्र। एक दूसरा कैपेसिटर भी हम यहां पर दिखाते हैं आपको, डिफरेंट शेप्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की डिफरेंट शेप, और उन डिफरेंट शेप्स में कुछ अच्छी शेप्स जो हम जो आसान है और जो हमको क्लास 12th में आना चाहिए, समझना चाहिए, वो वाली शेप्स मैं दिखा रहा हूं, बाकी नहीं। तो एक तो गोलीय संधारित्र मैंने आपको दिखा दिया, एक दिखाएंगे हम जिसको कहते हैं बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। इसमें कैसा होता है? इसमें भी दो सिलेंडर होंगे। एक सिलेंडर हम ये बना लेते हैं, पतला सा है ये, इस तरह से। ऐसे, और एक सिलेंडर हम यहां इसके बाहर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ये ऐसा आपको दिखेगा, ठीक। ये अंदर एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर इसके बाहर है। हम चार्ज देते हैं अंदर वाले सिलेंडर पर, तो वो चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह से आप देखिए पूरी सरफेस पर। और जो बाहर वाला सिलेंडर है उसमें प्रेरण की वजह से नेगेटिव चार्जेस ऐसा अंदर की तरफ आ जाते हैं, ठीक। और इसकी बाहरी सतह पर प्लस आता है, लेकिन हम बाहरी जो आउटर सरफेस है उसको हम अर्थ कर देते हैं, बॉडी कर देते हैं उसको हम। ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज
अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींच करके अपने सारे पॉजिटिव चार्जेस, बाहरी सतह पर जो पॉजिटिव चार्ज थे उससे खत्म हो जाता है, और यहां से हम चार्ज देते हैं इसको, यहां से हमने चार्ज दिया। इस तरीके से ये दो प्रकार के शेप हमने दिखाए संधारित्र के आपको। ठीक है, क्या समांतर प्लेट संधारित्र हमने किया, उससे कुछ जुड़ी हुई बातें देखी, और उसके बाद दो ये कैपेसिटर हमने देखा। आप प्लीज इससे नोट कर ले, फिर इसके आगे की बात करते हैं हम। ओके, समांतर प्लेट संधारित्र हमने अभी देखे। अब बात ये आती है कि कौन सा संधारित्र बेस्ट कैपेसिटर होगा, कौन सा संधारित्र होगा जो सबसे अच्छा संधारित्र होगा। तो मैं आपको बताऊं, जो कैपेसिटर अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, जो कैपेसिटर अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्जेस स्टोर करेगा, वो कैपेसिटर बेस्ट कैपेसिटर होगा। बात समझ में आई? तो लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज है, जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज, देखिए मैं फिर से आपको बताऊं, वो कैपेसिटर सबसे बेस्ट कैपेसिटर होता है जो चार्ज ज्यादा स्टोर करे लेकिन पोटेंशियल कम इंक्रीज करे। आपको याद है ना, चार्ज देने से कंडक्टर का विभव बढ़ता है, तो वो संधारित्र सबसे बेस्ट कैपेसिटर होता है, सबसे अच्छा संधारित्र होता है जो चार्ज ज्यादा स्टोर करे लेकिन चार्ज ज्यादा स्टोर करे लेकिन पोटेंशियल कम इंक्रीज करे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आप चाहें तो एक क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, कौन सा कैपेसिटर बेस्ट होता है। कौन सा संधारित्र सबसे अच्छा बेस्ट माना जाता है। तो उसके लिए एक बड़ा छोटा सा आंसर है, जो संधारित्र ज्यादा से ज्यादा आवेश एकत्र करे परंतु विभव में वृद्धि कम करे। जो संधारित्र अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा आवेश, जो संधारित्र अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा आवेश एकत्र करे और उसके विभव में वृद्धि कम से कम हो। ठीक है, ऐसा कैपेसिटर सबसे बेस्ट कैपेसिटर माना जाएगा। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं, आवेश देने से विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन हम कैसा कैपेसिटर चाहते हैं, जो जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज दें हम, लेकिन पोटेंशियल कम इंक्रीज हो, अर्थात उसकी धारिता कैसी हो, ज्यादा, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा आवेश एकत्र करे और उसके विभव में वृद्धि कम से कम, अर्थात उसकी धारिता अधिक से अधिक हो। अर्थात उसकी धारिता अधिक से अधिक हो। देखें बेटा, धारिता का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में देखा, Q अपॉन V। लास्ट क्लास में धारिता का फॉर्मूला देखा, Q अपॉन V। अब अभी हमने समांतर प्लेट संधारित्र आपको बताया था, थोड़ा गौर कीजिए। अब मैं प्लेट्स को उस तरीके से नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल। अब आप समझ रहे हैं क्या कैसे बना होता है समांतर प्लेट संधारित्र। ये मैंने एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया, इस पर हमने कितना चार्ज स्टोर किया, Q।
अब ध्यान से देखिएगा, इसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। आपको याद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर है। तो अगर समांतर प्लेट संधारित्र में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, कैपिटल ई। ओके, और दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लिया ये डिस्टेंस है स्मॉल डी। तब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू या dV इज इक्वल टू E इंटू dr, याद होगा। और यहां पर नेगेटिव साइन भी होता था कि अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है, दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में दोनों प्लेटों के बीच थोड़ी सी डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस है, तो दोनों प्लेटों के बीच जरूर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर। यहां पर भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के बीच में और दोनों प्लेट्स के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस भी है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फिक्स डिस्टेंस होती है, तो जरूर इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या उत्पन्न हो गया होगा, विभवांतर। मान लिया कि दोनों प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ, कैपिटल V, विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच का। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या बना, ये बना। थोड़ा सा एक नजर देखिए, माना समांतर प्लेट संधारित्र, मैं केवल पीपीसी लिख दिया करूंगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। माना समांतर प्लेट संधारित्र में स्टोर आवेश की मात्रा कितनी है, Q, तथा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V। ठीक, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। और उसके लिए क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बट यू विल हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज Q, व्हाट इज V। Q क्या चीज है, Q है पीपीसी में स्टोर आवेश की मात्रा, समांतर प्लेट संधारित्र में जितना आवेश आपने स्टोर किया है, यानी कि एक प्लेट पर जितना आवेश है वो आवेश। और V क्या चीज है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो उस समय समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। धारिता का ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है, पिछली क्लास में भी आपने देखा था। अब मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये चीज तो मैंने अलग से आपको बताई। मैं बात कर रहा था कि कौन सा संधारित्र सबसे अच्छा माना जाता है। तो जो संधारित्र अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे लेकिन विभव में वृद्धि कम रहे, फिर भी चार्ज ज्यादा, देखो चार्ज देने से विभव बढ़ता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब हम बहुत सारा चार्ज इकट्ठा करें तो थोड़ा सा विभव बढ़े, चार्ज बहुत स्टोर हो, विभव में वृद्धि बहुत कम हो। ऐसा कैपेसिटर सबसे अच्छा कैपेसिटर माना जाता है। कैसे, इस फॉर्मूले से देखो, संधारित्र की धारिता के सूत्र है, इससे गौर करिए। धारिता कब ज्यादा होगी, धारिता ज्यादा होने के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि चार्ज के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन विभवांतर के कैसी है, विलोमानुपाती। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा धारिता भी उतनी ही ज्यादा होगी, विभवांतर जितना कम होगा धारिता उतनी ज्यादा होगी। तो धारिता ज्यादा होने के लिए क्या जरूरी है, चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो, विभवांतर कम से कम बढ़े। देखो ना, फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो कि वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे बेस्ट कैपेसिटर होता है जिसमें चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो पाए लेकिन विभवांतर में वृद्धि कम से कम रहे।
ऐसा संधारित्र सबसे बेस्ट कैपेसिटर माना जाता है। आप चाहें तो इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझा सकता हूं। जैसे हमेशा ही आपने एक चीज देखी है कि हमने जब भी आपको ये लेसन पढ़ाया है तो इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता रहा हूं, वाटर का एग्जांपल। हमने हमेशा आवेश को किससे कंपेयर किया है? पानी से, वाटर से। और पोटेंशियल को किससे कंपेयर किया है? पानी के लेवल से, उसके हाइट से। याद रखिए, आपको बहुत आसानी रहेगी अगर आप भी ये चीज थोड़ा सा सोचेंगे। कंपैरिजन कैसे करना है मैं आपको याद दिलाता हूं। कंपैरिजन करना है, चार्ज को किससे कंपेयर करके सोचना है? वाटर से। और पोटेंशियल अर्थात वोल्टेज को किससे कंपेयर करके सोचना है? उसके लेवल से या वाटर की हाइट से। अगर आप ये करके सोचेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हुआ करेगा। ओके, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इस बात को भी इस एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक बर्तन मेरे पास ये है, ये एक मेरे पास बर्तन, और एक बर्तन मेरे पास ये है, इतना बड़ा बर्तन। हमने क्या किया? हमने इसको 10 लीटर पानी दिया। जैसे ही हमने इसको 10 लीटर पानी दिया, 10 लीटर पानी दिया, हमने देखा पानी का लेवल बढ़ते 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 यहां तक आ गया। 10 लीटर वाटर देने से 10 लीटर वाटर देने से ये लेवल यहां तक आ गया। हमने 10 लीटर इसको भी दिया, 10 लीटर वाटर। तो जब 10 लीटर वाटर इसको देंगे, हमने क्या देखा? इसका लेवल बस यहीं तक आ पाया, केवल बस इतना सा भरा 10 लीटर। क्यों? क्योंकि इसका शेप बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए इसमें 10 लीटर पानी देने से इसका लेवल इतना ऊंचा हो गया, इसमें 10 लीटर पानी देने से इसका लेवल नीचा ही रह गया। अब आप खुद सोचिए, ये बताइए मुझे, दोनों को वाटर बराबर दिया गया, किसमें लेवल हाई है, किसमें लेवल लो है? इसका लेवल हाई है, इसका लेवल लो है। इसका लेवल कैसा है? हाई। और इसमें वाटर का लेवल कैसा है? लो। किसमें पानी आप ज्यादा स्टोर कर सकते हो? आप खुद देख सकते हो कि इन दोनों में से किस बर्तन में आप ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हो। इसमें ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हो या इसमें ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हो? तो ऑब्वियस सी चीज है, इसमें ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हो। ये बिग स्टोरेज है। और इसमें ज्यादा वाटर स्टोर नहीं कर सकते तो ये स्मॉल स्टोरेज है। अब आप खुद समझिए, खुद देख लीजिए, डिफरेंस आपके सामने है। जिसमें पानी देने से जिसका लेवल ज्यादा बढ़ जाए वो स्टोरेज छोटा होता है, और जिसमें वाटर डालने से लेवल कम बढ़े वो स्टोर कैसा होता है? बड़ा स्टोर होता है। वो ज्यादा अच्छा स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। इसमें हम और ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं, पर इसमें हम ज्यादा वाटर स्टोर नहीं कर सकते। तो ये बर्तन अच्छा है क्योंकि ये अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर करेगा। ये 100 लीटर तक पानी स्टोर कर जाएगा, और ये 20 लीटर में या 10 लीटर में यहां पर आ गया, 12 लीटर में पूरा खचाखच भर जाएगा। इसके बाद वो अपने अंदर पानी स्टोर नहीं करेगा। तो चाहे आप यहां से समझ लें कि वो कैपेसिटर सबसे बेस्ट होता है जो चार्ज तो ज्यादा स्टोर करे लेकिन पोटेंशियल की वृद्धि कम करे, वो कैपेसिटर सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। एक और तरीके से हमने आपको समझाया कि 2 बर्तन मैंने ले लिए, दोनों को बराबर मात्रा में वाटर हमने भरा। एक का लेवल हाई हो गया उतने पानी से, एक का लेवल बहुत लो रहा। जिसमें सेम वाटर डालने से लेवल लो रहेगा, हाइट कम बढ़ेगी, वो बड़ा स्टोरेज है, अच्छा स्टोरेज है, ये बेस्ट स्टोर है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा पानी अपने अंदर स्टोर करेगा। ये उतना अच्छा स्टोर नहीं कर सकता। तो आपने देखा, जिसमें वाटर देने से हाइट ज्यादा बढ़ जाए वो कम अच्छा स्टोरेज, और जिसमें वाटर देने से हाइट कम बढ़े वो अच्छा स्टोर। हाइट कम बढ़े और
इसका मतलब ये तो किसका केस हो गया, ये तो वाटर का केस हो गया। वाटर देने से हाइट कम बढ़े तो अच्छा स्टोर, सिमिलरली चार्ज देने से पोटेंशियल कम बढ़े तो अच्छा स्टोर। देख लीजिए, वाटर देने से हाइट ज्यादा बढ़े कम अच्छा स्टोर, चार्ज देने से पोटेंशियल ज्यादा बढ़े कम अच्छा स्टोर, वाटर देने से लेवल कम बढ़े अगर तो अच्छा स्टोर वाटर का, लेकिन अगर चार्ज देने से पोटेंशियल कम बढ़े तो अच्छा स्टोर है चार्ज का। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो कौन सा संधारित्र तो सबसे बेस्ट माना जाता है जिसमें चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो लेकिन उसके पोटेंशियल जो हो वो कम से कम इंक्रीज हो, वो कैपेसिटर सबसे बेस्ट कैपेसिटर माना जाता है। ओके, अब अगली चीज आती है, फिर से किसी भी कैपेसिटर की जो धारिता होती है या किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आंसर है, हम कल से यही बात कर रहे हैं कि साइज पर डिपेंड करता है। आपकी कैपेसिटर का साइज जितना बड़ा होते जाएगा, छोटा कैपेसिटर होगा कम चार्ज स्टोर करेगा, बड़ा कैपेसिटर होगा ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। कैपेसिटर की जितनी ज्यादा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जो कुछ भी है उसका साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज वो अपने अंदर स्टोर करेगा। अर्थात साइज ज्यादा तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। इसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं कि ज्योमेट्री, उसकी साइज को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। इसका मतलब है किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है वो उस कैपेसिटर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है मतलब उसके साइज पर डिपेंड करता है। साइज बड़ा तो स्टोर अच्छा, साइज कम तो कैपेसिटेंस कम उसका। ठीक है, तो एक ही छोटी सी चीज आपको याद रख लेनी है कि किसी भी संधारित्र की धारिता उसकी ज्यामिति पर निर्भर करती है। किसी भी संधारित्र की धारिता उसकी ज्यामिति ज्योमेट्री पर निर्भर करती है। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आपको याद रखना है। फिर से बता दूं मैं आपको कि कैपेसिटर का साइज अर्थात उसकी ज्योमेट्री जितनी बड़ी होगी, साइज अर्थात उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जितनी ज्यादा होगी उसमें उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। और इस चीज को हम बोलते हैं ज्योमेट्री। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संधारित्र की धारिता उसकी ज्यामिति पर निर्भर करती है, उसकी ज्योमेट्री पर निर्भर करती है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये लेते हैं। अब हम अलग अलग प्रकार के संधारित्र लेकर के उनकी धारिता के लिए फॉर्मूला डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट कर लें, इसके बाद हम उस पर आते हैं। अब हम यहां पर लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कंडक्टर्स। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कंडक्टर्स, विभिन्न चालकों की धारिता। अब हम अलग अलग चालकों की जो धारिता होगी उसको कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कि उनकी धारिता के लिए क्या फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, विभिन्न चालकों की धारिताएं। ये हम करके देखना चाहते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी इस जगह पर जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र बनाया था, अभी पिछली बार समांतर प्लेट संधारित्र बनाया, फिर लिखा कि आवेश Q, दोनों प्लेट का बीच का विभवांतर V, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। ये पूरा का पूरा पोर्शन वहां नोट कर लीजिएगा आप जहां पर समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में आपने नोट किया है, क्योंकि वो समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड चीज है
और वो हम उस वक्त भूल गए थे उसको बताना, तो अभी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो उसको वहां पर उस जगह पर नोट कर लीजिएगा। ये एक अलग क्वेश्चन जो था उसको आप अलग करिए। ठीक है, विभिन्न चालकों की धारिताएं हम करना ये चाहते हैं। हमने देखा कि जो कैपेसिटर होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, या हमने समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र भी देखा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये कंडक्टर्स हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो कंडक्टर्स होंगे उनके अंदर आवेश स्टोर करेंगे हम। तो उनके अंदर आवेश स्टोर होगा तो उनकी धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला रहेगा, वो हम बनाना चाहते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कंडक्टर्स। अब विभिन्न चालकों की धारिताएं लेना चाहते हैं। उनमें से जो सबसे पहला कंडक्टर हम लेना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं ए स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। सबसे सिंपल कंडक्टर हमने ले लिया, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लिया, बस सबसे पहले उसकी धारिता के बारे में पता लगाना चाहते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। आइसोलेटेड मतलब सबसे अलग। अभी आप इस समय देख ही रहे हैं, एक वर्ड लगातार सुनने को मिला है, आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन मतलब बाकी सिस्टम, बाकी दूसरी चीजों से अलग बिल्कुल। तो ये एक ऐसा गोलीय चालक है जो कहीं से कनेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया विलगित गोलीय चालक। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग। हम कुछ विभिन्न प्रकार के जो कंडक्टर ले रहे हैं, संधारित्र ले रहे हैं, उनकी धारिताओं के अलग अलग फॉर्मूले बनाकर देखना चाहते हैं कि क्या फॉर्मूले होंगे। उनमें से सबसे सिंपल कंडक्टर हमने लिया, विलगित गोलीय चालक। इसकी धारिता हम निकाल के देखना चाहते हैं। एक छोटी सी चीज मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूं। धारिता, अभी आपने आर्टिकल स्टार्ट किया है डिफरेंट कंडक्टर्स की धारिताओं को पता लगाने का। धारिता के लिए एक जो बेसिक मेन फॉर्मूला जो है, ये यही फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। पूरे लेसन में आप जितने भी धारिताएं कैलकुलेट करेंगे, सब के लिए फंडामेंटल फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V ही रहेगा। बस आपको Q मालूम करना है, आपको V मालूम करना है, Q अपॉन V करके आप उसकी धारिता कभी भी कहीं पर भी निकाल सकते हो। समझ आ रही बात आपको? ये आपको करना है। तो मैंने आपको, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं, फंडामेंटल फॉर्मूला यही है। हाँ, आगे चल के इनके क्या फॉर्मूले बन जाएंगे वो अलग बात है। अदरवाइज धारिता को ज्ञात करने के लिए आप जितने भी डेरिवेशन करेंगे, जितने भी आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहां पर, उनके पीछे, सबके पीछे एक ही फॉर्मूला रहेगा और वो है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q पता लगा लीजिए, वोल्टेज पता लगा लीजिए, और जैसे ही Q अपॉन V करेंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल करके मिल जाएगा आपको। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसके लिए हमने क्या किया, एक गोलीय चालक ले लेते हैं। ये यहां पर हमने गोलीय चालक ले लिया। मान लिया कि गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, और इस गोलीय चालक को हमने आवेश दे दिया। आप तो जानते हो गोलीय चालक अगर है, स्फेरिकल कंडक्टर अगर है, तो कंडक्टर को दिया गया आवेश हमेशा ही उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वही हुआ, एक समान रूप से यहां पर ये वितरित हो गया। देखिए, ठीक है, यहां पर फैल गया। कितना चार्ज दिया हमने इसको, हमने मान लिया कि हमने इसको दे दिया प्लस Q चार्ज। ओके, पहले हम इतनी चीज नोट कर लेते हैं, यहां पर लिख लेंगे, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक
गोलीय चालक है जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है। यह आवेश इस गोलीय चालक की सतह पर बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें इस गोली चालक की क्या पता लगानी है? धारिता। अगर इसकी धारिता पता लगानी है तो फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन वोल्टेज। चार्ज तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो हमें प्रॉब्लम चार्ज की नहीं है। अब दूसरी क्वांटिटी क्या पता लगानी है? वोल्टेज। अगर हमें पोटेंशियल मिल जाए तो बस चार्ज अपॉन पोटेंशियल करेंगे और गोली चालक की धारिता निकल करके आ जाएगी। तो बेटा आप याद करें भैया, गोली चालक को जब आप आवेश देते हैं, कैपिटल आर उसकी रेडियस है, तो इसका अपना खुद का पोटेंशियल कितना होता है? याद करिए, इस आवेश के कारण गोलीय चालक का विभव, इस आवेश के कारण गोलीय चालक का विभव। याद करिए थोड़ा सा कि कैपिटल आर अगर रेडियस है तो इस गोली चालक का पोटेंशियल कितना होता है? आप कर चुके हैं ये डेरिवेशन। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये पोटेंशियल होता है, आप पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर हर जगह का पोटेंशियल भी कैसा होता है? सेम, कांस्टेंट, और इतना ही इसकी सरफेस पर रहता है। तो ये पोटेंशियल हो गया गोली चालक का। अब आवेश हमें मालूम है, हमने जितना दिया है, विभव हमने पता लगा लिया। अब हम बड़ी आसानी से गोली चालक की धारिता निकाल सकते हैं। इसलिए विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए क्या सूत्र लिखेंगे? चार्ज गिवन टू द कंडक्टर अपॉन पोटेंशियल। चार्ज Q दिया है, विभव V है, ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। Q की जगह तो हम Q लिखेंगे, कैपिटल V की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। ये धारिता का एक्सप्रेशन बना। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, Q से Q कैंसल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, नंबर पलट जाएगा। इस तरह से धारिता का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। और यहां पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों चीजें कैसी हैं? कांस्टेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करती है, और किसी भी गोले की त्रिज्या ही उसकी ज्योमेट्री है। भाई अगर कोई बर्तन आपका घनाभ के आकार का बना है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब नापोगे आप, फिर उससे पता लगेगा कि डब्बा कितना बड़ा है। यहां पर कोई भी गोलीय चालक बड़ा है या छोटा है, ये आपको कहां से पता लगता है? ये आपको उसकी रेडियस से पता लगता है। और अब आप देखिए धारिता रेडियस के अनुक्रमानुपाती। यहां से भी हमें सपोर्ट मिलता है कि किसी भी चालक की जो धारिता होती है उसकी ज्योमेट्री पर वाकई में डिपेंड करती है। त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, जितनी बड़ी रेडियस का गोलीय चालक होगा, उसकी धारिता भी उतनी ही ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा।
और गोली चालक की त्रिज्या जितनी कम होगी उसमें कम चार्ज स्टोर हो पाएगा, ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा। तो ये आपने देख लिया, और ये गोली चालक की धारिता का सूत्र आ गया यहां से, ठीक है। और हाँ, एक छोटी सी चीज और, जैसे आपने एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ा हुआ है, यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, आप तो जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो अगर कभी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो आप क्या लिखोगे? ये पलट जाएगा नंबर, ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, 1/9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होगी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है। तो जब भी कभी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जरूरत पड़े आप उसकी जगह पर ये वैल्यू यूज करिएगा। एक छोटी सी चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक पढ़ा है आपने, एप्सिलॉन नॉट का एक मात्रक आप पहले पढ़ चुके हो, कौन सा? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आप पहले पढ़ चुके हो। एक यूनिट हम चाहें तो यहां से भी बना सकते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे बेटा आप तो क्या मिलेगी, 4 पाई आर अपॉन में आ जाएगा, C/4 पाई आर। C का यूनिट क्या होगा? C का यूनिट होगा, C धारिता है, और धारिता का मात्रक आपको पहले ही बताया जा चुका है, फैरड है, अपॉन 4 पाई तो कोई यूनिट होता नहीं है, R रेडियस है, और रेडियस का यूनिट होगा मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट का एक यूनिट है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का एक और यूनिट आज हमको मिला, दैट इज फैरड प्रति मीटर। याद रखना है आपको, एप्सिलॉन नॉट के 2 यूनिट, एक कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और दूसरा फैरड प्रति मीटर। फैरड के पदों में भी एक यूनिट यहां पर आपको मिलेगा। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया, बड़ा आसान है। ओके, अब एक छोटी सी चीज मैं करके दिखाना चाहता हूं कि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर का चालक ले लेते हैं तो उसकी धारिता कितनी होगी। यदि एक चालक की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के समान हो, यदि एक चालक की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, अर्थात गोलीय चालक पृथ्वी के आकार का हो, तब उसकी धारिता, ठीक, यदि एक चालक की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, ये इतनी बड़ी अर्थ हमारी है, 6400 किलोमीटर त्रिज्या, 6400 किलोमीटर रेडियस, अगर उतनी रेडियस का हम एक चालक बनाएं, कंडक्टर बनाएं, तो उसकी धारिता कितनी होगी हम ये देखना चाहते हैं। तब उसकी धारिता के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है देखो, 1/9 × 10⁹। रेडियस कितनी होगी, 6.4 × 10⁶ मीटर रेडियस होती है पृथ्वी की। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 9 से इसको भाग देंगे तो 9 7 63, एक बचा, 0 लग गया तो 9 1 कम 9, फिर एक बचा, 9 1 कम 9, बस 1 ही 1 आता रहेगा, इंटू 10⁻। ये 6 ऊपर है, 9 नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी,
0.711 इंटू 10⁻³ फैरड। ठीक है, अब अगर हम ये पॉइंट 3 अंक इधर भेज दें 1 2 3, तो पॉइंट लेफ्ट से राइट में जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से ये आ जाएगा 711 गुणे 10⁻⁻6 फैरड। और बेटा याद करें 10⁻⁻6 फैरड को क्या लिख सकते हैं? माइक्रो फैरड। C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फैरड। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम एक गोलीय चालक पृथ्वी के जितना बड़ा बना दें तो उसकी धारिता कितनी आएगी? 711 माइक्रो फैरड। 711 माइक्रो फैरड। 711 माइक्रो फैरड का मतलब आप जानते हैं बेटा, 711 माइक्रो फैरड माइक्रो फैरड है। इसका मतलब है कि ये 1 फैरड भी नहीं है। आप यहां से देखो जरा, यहां से आप देखिए कि अगर हम इसको एक्चुअली देखते तो ये वैल्यू आती 0.0000711 फैरड। 1 2 3 4 5 6 6 अंकों पे दशमलव लगेगा। अब इसको देखकर आप मुझे बताओ कि क्या ये धारिता 1 माइक्रोफैरड से बड़ी है या ये धारिता 1 माइक्रोफैरड से छोटी है? आप देख रहे होंगे 0.0000711 फैरड। कहने का मतलब यूं कि ये धारिता तो 1 फैरड से बहुत छोटी है। अब आप याद करिए, लास्ट क्लास में हम आपसे एक बात कर रहे थे कि 1 फैरड धारिता का कैपेसिटर, 1 फैरड धारिता का कंडक्टर हम बना ही नहीं सकते हैं। याद आया आपको? अब आप देखिए, जब हमने पृथ्वी के जितना बड़ा चालक बना दिया तब तो उसकी धारिता 1 फैरड आई नहीं। इसका मतलब 1 फैरड धारिता का चालक बनाना है तो पृथ्वी से भी बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, और यह पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही? यह तो संभव नहीं हो सकता हमारे लिए, इसलिए 1 फैरड धारिता का कंडक्टर हम बना ही नहीं सकते। आई होप कि यह बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं बता दूं, जब हमने पृथ्वी के बराबर का कंडक्टर बना लिया तब उसकी धारिता 1 फैरड से बहुत कम है, लगभग 1000 गुना कम है 1 फैरड से, लगभग करीब करीब 1 फैरड से 1000 गुना कम है। अब आप सोचिए, अगर 1 फैरड धारिता का चालक बनाना है तो वो तो आपको पृथ्वी से भी बड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि 1 फैरड धारिता इतनी बड़ी धारिता होती है कि इसका कंडक्टर हम बना ही नहीं सकते हैं। और यही रीजन है कि फैरड हमको बहुत बड़ा यूनिट लगता है, तो यह प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, पर हमारी मजबूरी थी, हमको बनाना पड़ा। इसीलिए प्रैक्टिकल यूनिट्स हमने अलग से बनाए हुए हैं, माइक्रोफैरड और पिकोफैरड। तो ये आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई कि जब हमने पृथ्वी के बराबर का स्फेरिकल कंडक्टर लिया तब धारिता 1 फैरड से 1000 गुनी कम आ रही है। तो 1 फैरड के बराबर धारिता ले जाने के लिए हमें पृथ्वी से भी बड़ा चालक बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमने करके दिखाया। ये जो आपका फॉर्मूला बना गोली चालक की धारिता के लिए, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एक काम करते हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग अगली क्लास पे देखेंगे कि इस फॉर्मूले पर आधारित कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं। और इसमें से कोई भी बात ऐसी हो जो आपको नहीं समझ में आई या कम समझ में आई तो प्लीज आप जरूर मुझे बताएं, मैं उसको दोबारा आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है, बहुत वर्सेटाइल आर्टिकल्स ये पढ़ रहे हैं इस समय आप लोग। ये सारे आर्टिकल्स हम और भी आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।